अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट डिवीजन देखेंगे, विच इज़ फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट to impulse. So let's start. Well, first of all, we should know that what is the basic difference between distance and displacement. यानी distance और displacement में जो बुनियादी फर्क है, अगर हमें ये क्लियर नहीं है तो फिर हम इसके क्वेश्चंस को सही टैकल नहीं कर सकते। इसके लिए आइए देखते हैं ये ग्राफ जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया गया है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने किसी बॉडी को ट्रांसलेट करना है। पॉइंट ए इसका इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट बी इसका फाइनल पॉइंट है। अब इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक ये रास्ता है जो कि थोड़ा सा कर्व्ड पाथ है। दिस कर्व्ड पाथ विच डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। इसको हम लोग वी कॉल इट द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, as it is not in a particular direction, so this must be a scalar quantity, so we can call it distance. हम इसे distance कह सकते हैं। अब बच्चों, displacement किसको कहते हैं? डेफिनेशन में अच्छी तरह फिंगर टिप पे है। Displacement is the shortest path between initial and the final point, और यकीनन वो ये straight line बनती है, the shortest path from point A to the point B. This straight line is known as the displacement. So ये दोनों में डिफरेंस आ गया। तो आज के बाद आपने याद रखना है कि एक्चुअल पाथ जो होगा which may not be in a particular direction is known as distance, but the shortest path between 2 points which is always a straight line along a particular direction have to be a vector quantity is known as displacement. यहां पे आते हैं, दोबारा देखते हैं डिस्टेंस क्या चीज है। डिस्टेंस के लिए हम बेस्ट वर्ड यूज करेंगे that it is the actual path which a body covers during its motion. Now, it may not be in a particular direction. ऐसा हो सकता है कि किसी particular direction में ना हो। अगर particular direction में नहीं होगी तो ये scalar quantity होगी, और अगर ये scalar quantity होगी then we can call it simply distance. But students, अगर ऐसा हो that if it is in a straight direction, अगर ये straight direction में हो तो फिर सिंपल सी बात है, फिर जो एक्चुअल पाथ होगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इट मीन्स इट बिकम्स द शॉर्टेस्ट पाथ विच विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो इट मीन्स अगर एक्चुअल पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो जो डिस्टेंस होगा आप उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दोनों के यूनिट्स मीटर होंगे। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाएगा। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन में क्या मैस इन्वॉल्व है? जी नहीं, मैस नहीं है, तो हम m0 लिखेंगे। यहां पे लेंथ इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो टाइम को हम लोग 0 लिखेंगे। एंड वी विल प्लेस दिस होल थिंग इन द स्क्वायर ब्रैकेट विच इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर तो मीटर में ही किया जाएगा, इसका मतलब पता ही चला उसका यूनिट भी यही होगा और उसकी डायमेंशन भी यही होंगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो ठीक है, बिल्कुल बात सही है। यानी इनमें से हो सकता है कोई रॉन्ग हो, कुछ सही हो। फर्स्ट देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहली चीज दी गई है दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। अब जब भी रेशियो ली जाती है तो आप ये बात जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो आम तौर पे डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर होता है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा, ये जो हमारे पास पूरी की पूरी रेशियो मौजूद है, इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, इट मीन्स जरा गौर से देखिए, दोबारा बता रहा हूं कि अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, बॉडी ने ऐसे मूव किया, तो ये एक्चुअल पाथ है जिसको मैं डिस्टेंस कह सकता हूं, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है जिसे मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं। आई कैन कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। आई कैन प्लेस एन एरो ऑन इट्स हेड। अब यहां पे गौर से देखिएगा कि कर्व्ड पाथ अगर सपोज करें ये 2 मीटर है तो यकीनन ये लेस देन 2 मीटर होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। इसका मतलब जब भी रेशियो ली जाएगी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारे पास ऊपर 2 मीटर है तो नीचे सपोज करें 1 मीटर आता है। सो द आंसर विड बी ग्रेटर देन 1, विच मीन्स दैट कि अगर बॉडी एक कर्व्ड पाथ पे मूव की है तो याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि बॉडी का एक्चुअल पाथ भी एक स्ट्रेट पाथ हो, तब क्या होगा? तब जो इसका डिस्टेंस होगा
वो एग्जैक्टली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, और अगर ऐसा होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब जब आप रेशियो लेंगे, सपोज करें 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो आपके पास आंसर 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट इज ईदर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब ये बड़ी मजे की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें बच्चों, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता, जिस सर्कल का रेडियस सपोज हमारे पास था r, इट वाज r, तो रेडियस इस सर्कल का हमारे पास आ गया r। सो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता गया और इट हैज कंप्लीटेड अ क्लोज पाथ। देखिए क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जो होती है इट कम्स आउट टू बी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम होता है। लेकिन बच्चों क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? जी नहीं, डिस्टेंस चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस एक्चुअल बात है, एक्चुअल बात यहां पे जीरो नहीं है, तो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस यहां पर जीरो नहीं है। क्या होगा? सिंपल सी बात है, दैट वुड बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि 2 पाई r के इक्वल होगा। सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर इट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो याद रखिएगा उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, लेकिन उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब द बीटा ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। चार्ली ऑप्शन की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन 1। तो ये तो अल्फा सही है, में क्लियर हो गया कि इसका जवाब 1 से छोटा नहीं आ सकता। इसका मतलब ये अल्फा, बीटा, चार्ली, ये सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो द बेस्ट आंसर इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले जो सवाल था उसमें बीटा ऑप्शन के हवाले से बात की कि ऐसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मोशन में हो, वो मूव कर रहा हो और वो क्लोज पाथ बना दे, क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी मगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इसका मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो इसी के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बच्चों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा, जिसकी दो बेस्ट एग्जांपल्स आप सब जानते हैं, मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम है। उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास ए है, तो कहता है द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो कवर्ड इन अ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या? द मीनिंग ऑफ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम इज सिंपली टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में बताओ डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करूं और ये मैं दो एक्सट्रीम्स ड्रॉ कर दूं एंड दिस इज द मीन, तो देखिएगा जब बॉडी यहां जाएगी तो जो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। द बॉडी विल कम बैक, बॉडी यहां से वापस आएगी हमारे पास, फिर ए कवर करेगी, हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, इसे हाफ टाइम पीरियड कहते हैं। फिर यहां गई, उसका डिस्टेंस दोबारा ए हो गया, उसे अब तक 3a कवर कर लिया, वापस आई, यहां पर कंप्लीट टाइम पीरियड उसका कंप्लीट हो गया। तो बताइए उसने जो डिस्टेंस कवर किया था, द डिस्टेंस विच बॉडी हैज कवर्ड, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। तो इसका मतलब आप इन सब एज को ऐड कर लेंगे विच विल गिव यू 4a। इट मीन्स आपके पास आंसर आएगा 4a, which will be representing that distance covered by the simple harmonic oscillator in a complete period of time और इन अ टाइम पीरियड। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बॉडी जहां से स्टार्ट हुई थी, बॉडी तो उसी पॉइंट पर वापस आ गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी। इट मींस द बेस्ट ऑप्शन इज द चार्ली, कि हमारे पास डिस्टेंस 4a होगा मगर डिस्प्लेसमेंट दैट वुड बी इक्वल टू जीरो ड्यू टू द क्लोज पाथ। आई होप कि इस प्रैक्टिस से आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे। आप विल हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, इंशाअल्लाह दे विल हेल्प यू आउट इन एंटीडिस्ट। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? हम सब जानते हैं दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड। It is what? It is rate of change of distance with respect to time. So,
ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, इसका फॉर्मूला भी हो गया, इसके यूनिट्स भी हो गए, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके यूनिट्स हमारे पास होंगे मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। एंड इट इज व्हाट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स दैट वेलोसिटी और स्पीड दोनों के यूनिट सेम है, द बोथ आर हैविंग द सेम यूनिट्स। The only difference is that the velocity, it depends upon the displacement covered by the body, while on the other hand, as far as the speed is concerned, it depends upon only the distance. Students, अब मजे की बात ये है कि velocity जो है, velocity में और speed में एक similarity है कि velocity में, चूंकि velocity is a vector quantity, तो इसमें दो चीजें होंगी। एक होगी उसकी magnitude वेलोसिटी की, और एक चीज होगी उसकी डायरेक्शन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, कि जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, इट कैन सिंपली बी कॉल्ड स्पीड, को स्पीड कहा जा सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। आइए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विल हैव टू रिमेंबर इट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव वेरिएबल वेलोसिटी। ऐसा मुमकिन है कि उसकी वेलोसिटी तो वेरिएबल हो मगर इट हैज यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो। सो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इस डायग्राम में देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखिए, सर्कुलर पाथ पर बॉडी जब मूव करती है, देन वी नो दैट अगर यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v1 है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v2 है, तो एक बात याद रखिएगा, इन दोनों वेलोसिटीज में, दोनों वेलोसिटीज में ये वेक्टोरियली इक्वल प्लेस नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? बिकॉज दे डोंट हैव द सेम डायरेक्शन। बट अगर मैं यहां पे मॉडुलस प्लेस कर दूं, इफ आई प्लेस द मॉडुलस, देन वी मस्ट रिमेंबर कि अब मैं इन दोनों की सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहा हूं, और मैग्नीट्यूड के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से द बॉडी मूव करती है, तो वेलोसिटी तो उसकी हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, मगर स्पीड उसकी सेम रहती है, इट डज नॉट चेंज। सो इट मीन दैट एवरी मोमेंट change in the direction, it changes its velocity, but speed being scalar, it remains same as the speed is just the magnitude of the velocity. नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इनसे इसके बाद सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं एनडीडीएस में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज ऑफ द स्पीड? तो मैं इसका वो फॉर्मूला लिखूंगा जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। एवरेज में आपने हमेशा ऊपर लिखना द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, इसको आपने हमेशा याद रखना। आइए हम इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं। इफ S1 इज इक्वल टू S2, अगर डिस्टेंसेस सेम हो मगर टाइम सेम ना हो, देखिए अगर टाइम सेम नहीं है लेकिन डिस्टेंस सेम है, सपोज करें मैं यहां से लाइक इस्लामाबाद जाता हूं और इस्लामाबाद से वापस आता हूं, डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन अगर मुझे जाने में टाइम कुछ और लगा, वापस आने में टाइम कुछ और लगा, तो फिर सिंपल सी बात है, मेरी जो स्पीड रही होगी वो एक जैसी नहीं रही होगी। अगर जाते हुए मुझे सपोज करें ज्यादा टाइम लगा तो इसका मतलब मेरी स्पीड जाते हुए कम थी, और अगर वापस आते हुए मुझे टाइम कम लगा तो मेरी स्पीड ज्यादा रही होगी। तो इसका मतलब ये कि अब थ्रू आउट द जर्नी एक एवरेज वैल्यू अगर हम निकालना चाहें स्पीड की, तो कैसे निकालेंगे? तो जब भी ये वाली कंडीशन बच्चों आपके पास होगी तो आप लोगों ने इसका पेट फॉर्मूला यूज करना है। आप लोगों ने हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है। इसकी डेरिवेशन तो हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आप यू हैव टू रिमेंबर इट कि ऊपर आप दोनों वेलोसिटीज का प्रोडक्ट लेंगे, v1 v2, आप वेलोसिटीज आपको दी होंगी या आपको दोनों डिस्टेंसेस दिए होंगे, दोनों टाइम दिए होंगे, आप वहां से इंडिपेंडेंटली स्पीड्स निकाल देंगे। स्पीड निकालने के बाद ऊपर उन दोनों स्पीड्स को प्लेस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आप दोनों डिवाइड कर देंगे द सम ऑफ द स्पीड्स, देन इट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। आइए इसकी एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पर, फिर हम इनसे जरा वापस आएंगे। इस एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में अ पर्सन मूव्स फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, वो लाहौर से इस्लामाबाद गया विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स बैक टू लाहौर, और लाहौर वापस आ गया बट एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पता ही चला कि जाते हुए उसकी स्पीड ज्यादा थी, आते हुए उसकी स्पीड कम रही है, तो टाइम तो दोनों का एक जैसा नहीं होगा, लेकिन बच्चों डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि दोनों दफा वो लाहौर से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले फॉर्मूला शेयर किया 2v1 v2 ओवर v1
प्लस v2, यकीनन हम उसी फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बट टेक्निकल पॉइंट देखिएगा, यहां पर वो हमसे एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है और साथ साथ एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है। आइए सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। देखें, जैसे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या वो लाहौर से स्टार्ट होके इस्लामाबाद गया और वापस लाहौर नहीं आ गया? अगर वापस लाहौर आ गया तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। जिसका मतलब हमें पहले ही पता चल गया कि बच्चों वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। आप देख सकते हैं कि इन तमाम बीटा ऑप्शन में, चार्ली ऑप्शन में, डेल्टा ऑप्शन में, कहीं पर भी वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है। कौन सी ऑप्शन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी 0 है? दैट इज अल्फा ऑप्शन। इसका मतलब हम इसका डायरेक्ट जल्दी से जवाब ये दे सकते हैं। एक शॉर्टकट भी हो गया हमारे पास। अब बात कर लेते हैं कि ये एवरेज स्पीड कैसे आई। देखिए फॉर्मूला तो मैंने नीचे आपके लिए सॉल्यूशन भी बना रखा। फॉर क्लोज पाथ मैंने भी आपसे बात की, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 0 होगी, हेंस एवरेज वेलोसिटी दैट वुड बी इक्वल टू 0। अब बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। सो इग्नोरिंग दिस साइन, इस साइन को मैं यहां पे मैं अगर मॉड्यूलस प्लेस कर दूं तो 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया। यू जस्ट नीड टू पुट डाउन द वैल्यूज। जब आप सारी वैल्यूज को यहां पे प्लेस करते हैं, आपके पास न्यूमरेटर में 4800 आता है, डिनोमिनेटर 100 आता है। जब सॉल्व करेंगे you'll get 48 किलोमीटर पर आवर। सो अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। आइए वापस चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस थी। मैं चाह रहा था साथ ही आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा दूं ताकि यू मस्ट रिमेंबर कि जो फॉर्मूला है वो कहां पे अप्लाई होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये चीज हम देख चुके हैं एवरेज वेलोसिटी के हवाले से। मैंने अभी आपको प्रैक्टिस करवाई कि इट इज बेसिकली नॉट द टोटल डिस्टेंस, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। और हमने एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन भी देखा, जब हमने देखा कि हमने ये बात भी देखी कि ऑब्जेक्ट जो था उसने ट्रेवल भी किया मगर उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 आई अगर क्लोज पाथ था। सिमिलरली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हमें याद रखना है कि अगर डिस्टेंसेस इक्वल ना हो, अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें डिस्टेंसेस इक्वल थे मगर टाइम इक्वल नहीं था। अब अगर डिस्टेंसेस इक्वल ना हो मगर टाइम इंटरवल सेम हो, इसका मतलब एक डिस्टेंस कम था और एक डिस्टेंस ज्यादा था, मगर कम डिस्टेंस को सपोज करें उसने जल्दी अचीव कर लिया और जो बड़ा डिस्टेंस उसको देर से अचीव किया, तो इसका मतलब स्पीड तो फिर एक जैसी नहीं रही होगी। तो फिर जब भी ऐसा होगा तो आप ये वो बहुत फेमस फॉर्मूला जो फौरन से पहले एवरेज के नाम पर बच्चों के ज़हन में आ जाता है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों आज आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि ये फॉर्मूला कहां अप्लाई किया जाता है जो हम हर दफा अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशंस में इसको अप्लाई करना है। आप प्रैक्टिस बुक से इसके बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इशू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स अगर डिस्टेंसेस भी सेम हो, टाइम भी सेम हो, तो मुझे एक बात बताइए, अगर डिस्टेंसेस भी सेम थे और उनको कवर करने का टाइम भी सेम लगा, इसका मतलब स्पीड एक जैसी रही है। और अगर स्पीड एक जैसी हो तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड वही होगी जो किसी भी लम्हे की स्पीड होगी। ये हमारी बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है, दैट शो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड देन एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। So you'll have to remember this। ये कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस थी। आई होप दैट यू पीपल हैव लर्नड अ लॉट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोगों ने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बात कर लेते हैं एक्सेलेरेशन की। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन क्या है स्टूडेंट्स? हम सब जानते हैं एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इसका रिलेशन हो गया, इसके यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं यहीं से इसकी डायमेंशंस की बात कर लूं तो क्या मैथ्स इन्वॉल्व है? जी नहीं, मैथ्स यहां पे हमें नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब m0 हो गया, वी डोंट हैव द मैथ्स। लेंथ आपको नजर आ रही है मीटर, हमने l लिखा, टाइम सेकंड t लिखा और इसकी पावर में हमने -2 प्लेस कर दिया। और इस पूरी चीज को I'll do what? I'll place in a square bracket. So this is the dimensional formula of acceleration। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि एक्सेलेरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होनी चाहिए, एक उसकी मैग्नीट्यूड जो कि मॉडुलस पे प्लेस कर सकता हूं और एक उसकी डायरेक्शन जो कि यूनिट वेक्टर के हवाले से हम लोग इसको प्लेस करते हैं। वी नो दैट। अब अहम नुक्ता ये है कि इन विच डायरेक्शन द एक्सेलेरेशन विल बी प्रोड्यूस, देन यू मस्ट रिमेंबर इट कि एक्सेलेरेशन को जो प्रोड्यूस करती है दैट इज फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी हमेशा उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगी। फोर्स जो होगी इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कभी जो मर्जी हो जाए याद रखिएगा
फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब इन दोनों का जो एंगल डेवलप होगा इट विल बी ऑलवेज जीरो। इनका एंगल हमेशा जीरो होगा, इसके अलावा इनका कोई और एंगल नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। देखिए एक बात तो बड़ी पक्की है कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के हवाले से बात की जाए तो एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, विच मींस फोर्स जितनी ज्यादा होगी हमारे पास एक्सेलरेशन भी उतनी ज्यादा होगी। सो इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। लॉज ऑफ मोशन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ में हम लोगों को ये सिखाया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा अगर रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में क्या छुपी हुई है, द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस फोर्स। ये बहुत आम नुक्ता है क्योंकि फोर्स का हमें सबसे पहले पता ही फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से चलता है कि फोर्स वो है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस फोर्स। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। तो इसका मतलब पहले ही पता चल गया फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइन फोर्स। सेकेंड लॉ क्या करता, याद रखिएगा सेकेंड लॉ मेजर्स फोर्स, क्योंकि देखिए ये हमें फोर्स की डेफिनेशन नहीं देता, ये हमें ये बताता है कि फोर्स को मेजर कैसे किया जा सकता है। यानी फॉर्मूला डेवलप होता है F इक्वल टू M इंटू A। ये मेजरमेंट के हवाले से बात कर रहा है। व्हाट इज थर्ड लॉ, थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, देखिए थर्ड लॉ हमें एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहा होता है। फिर दोबारा बात हो रही है कि फोर्स एक्शन और रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, फोर्सेज ही की बात कर रहे हैं, दैट इन नेचर द फोर्सेज दे आर प्रेजेंट इन कपल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम, डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो फिर ये बैलेंस क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये है दैट दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। चूंकि वो सेम बॉडी पर एक्ट नहीं कर रहे होते इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही नहीं सकते। सो दिस इज समथिंग थोड़ा सा हमने देखा एक्सेलरेशन के हवाले से। अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हवाले से। फंगैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ईकैट में भी बात का देखा गया, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, स्टूडेंट यहां पे एक बड़ा अहम नुक्ता आप सबने याद रखना है कि ग्राफ्स के हवाले से आपसे वो दो चीजें जरूर पूछेगा। एक ग्राफ की स्लोप, आपको पता होना चाहिए स्लोप कैसे निकलती है और किसी ग्राफ में स्लोप को कैसे निकाला जाता है और वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। दूसरी चीज उस ग्राफ का एरिया, यानी आपको एरिया का कैसे निकलते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तमाम हर जगह ऐसा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि वो तो मूव ही नहीं कर रहा। इसका मतलब इट विल नॉट change its displacement, clear, it will keep itself from a particular point at a particular displacement। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट इज स्टेशनरी एट रेस्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बॉडी रेस्ट पर होगी तो साफ सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी हैड टू बी जीरो। तो अब गौर से देखिएगा इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है। बड़ा अहम नुक्ता, स्लोप का फॉर्मूला इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फिंगर टिप्स पे होता है, मैथ्स में हम इसको एम से लिखते हैं। बहरहाल इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास बनता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। अब देखिए वाई के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। डिस्प्लेसमेंट की कोई सी भी आप दो, अगर यहां पे मैं दो वैल्यूज ले लूं, ये वैल्यू ले लूं, ये वैल्यू ले लूं, तो दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब डेल्टा वाई क्या होगा, जीरो। जब डेल्टा वाई जीरो होगा, अच्छा इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा डेल्टा वाई की जगह आएगा डेल्टा डी, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम आ गया। तो बच्चों बताइए ये चीज कोई और चीज है या वेलोसिटी हो जाएगी। ऑब्वियसली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट विल गिव यू वेलोसिटी। और डेल्टा डी अभी हमने देखा क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो पता ही चला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो हमारे पास स्लोप होगी, स्लोप ये हमें हमेशा वेलोसिटी देगी। और यहां पे चूंकि कोई स्लोप नहीं है विच रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज जीरो वेलोसिटी, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सपोज करें
या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूं, तो याद रखिएगा अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब इसकी स्लोप क्या है, क्या कहीं पे ये ज्यादा स्लोपी है, कहीं पे कम स्लोपी है, ऐसा नहीं है, एक कांस्टेंट स्लोप चल रही है, कांस्टेंट। हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप का मतलब है दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां से हम लोग ये आसानी से मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं यहां पे एरिया निकालूं, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं, तो एरिया जब भी निकाला जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल की मैं बात कर लेता हूं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस। अब बेस में कौन सी क्वांटिटी है, टाइम, और परपेंडिकुलर में कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, तो यहां पर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी अपीयर नहीं होती। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं करता जिससे हमारा कंसर्न हो। तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया के अकॉर्डिंगली एरिया की तरफ नहीं जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। ये हमारी बुक में जो है चैप्टर नंबर 3 में साइड इंफॉर्मेशन ग्राफ की है। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाए तो आप अच्छी तरह से जानते हो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाती है, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूं, जरा गौर से दिखेगा ग्राफ ऐसे बनेगा, स्लोप हमारे पास पहले बहुत ज्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोप कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, और हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट का मतलब ही स्लोप ही है, तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो हम सब जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 जाती है, फिर वापसी का सफर स्टार्ट होता है, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते दोबारा मैक्सिमम होती है, और इन दैट सेंस हम लोग कहें तो ये दिखेगा स्लोप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर वही काम हो गया। इसका मतलब दिस ग्राफ शोज द मोशन अंडर ग्रेविटी। आइए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब हम ट्रांसलेट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पर, और कंपैरेटिवली हमें कम टाइम लगेगा, लेकिन पहले बात हम एक पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि यहां पे जो हमारे पास स्लोप होगी, यहां पे जो स्लोप होगी इट विल रिप्रेजेंटिंग, देखें वाई एक्सिस के लॉन्ग हम इसको प्लॉट करें, वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को प्लॉट करें, तो यहां पे जो स्लोप हमारे पास होगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हमारे पास आएगा, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक सिंपल सी बात आ गई हमारे पास कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं तो मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा। बच्चों हम याद रखिएगा जब भी वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी दैट इज द डिस्टेंस। तो इन ग्राफ में हम स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो एरिया वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। पहला ग्राफ देखते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी की खास वैल्यू चलती रहेगी। अब मुझे एक बात, इस पे स्लोप के, इस पे स्लोप है ही नहीं, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या जीरो होती है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब स्लोप का मतलब नो, स्लोप का मतलब नो एक्सेलरेशन। तो एक पॉइंट ये भी हम लोगों ने देख लिया। अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी हम अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो याद रखिएगा ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि वेलोसिटी जो होगी तो वेलोसिटी इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज करिए कांस्टेंट रेट पर। अब यहां पे स्लोप कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, या एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मगर यहां पे एक्सेलरेशन को याद रखिएगा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यहां पे हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी हम अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, द ग्राफ वुड बी लाइक दिस वन। यहां पे भी स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, मगर एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास एक ग्राफ ड्रॉ हुआ है दैट इज हैविंग वेलोसिटी एंड टाइम इन इट डिक्रीजिंग। ये इस ग्राफ को देखिए कि फर्स्ट ग्राफ को, इस ग्राफ पे अगर मैं गौर करूं तो पहले मेरे पास स्लोप मैक्सिमम थी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती गई, और यहां पर जाके हाईएस्ट पॉइंट पर कहा जाए तो स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी तो मेरे पास इंक्रीज कर रही है, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, विच मीन्स दैट हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगी, मगर लम्हा बलहमा जो वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब पहले अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी में इजाफा सपोज करें 10 मीटर पर सेकंड का था तो दूसरे में वो 8 रह जाएगा, फिर इस तरह से कम होता जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, मगर वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है वो उतना नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था, तो एक्सेलरेशन कहा जाए डिक्रीज कर रही होगी। इसे भी बात का डिसेलेशन का नाम भी देते हैं।
इंक्रीजिंग स्लोप मींस इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हम इस ग्राफ की बात कर लेते हैं, यहां पे स्लोप बढ़ रही है तो स्लोप बढ़ रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है और स्लोप भी बढ़ रही है। इसका मतलब लम्हा ब लम्हा बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है, मगर वेलोसिटी में जो वेरिएशन आ रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखने। ऐसे ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं, टाइम टू टाइम पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली भी बात की जा सकती है। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज शोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड शो किया गया एंटी टेस्ट में, बहुत दफा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। Said that it is moving upward, its acceleration is taken as a is equal to minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, आपने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया तो आप सब जानते हैं इसकी जो एक्सलेशन ली जाती है इट इज टेकन एज माइनस जी, उसे माइनस जी लिया जाता है। और जब ये वापसी का सफर स्टार्ट करता है, वापस आता है, तो मैं एक्सलेशन को सपोज किसको मैं ए प्राइम का नाम दे रहा हूं, उसे हम प्लस जी कह रहे होते हैं, वी कॉलिंग इट प्लस जी। अब इस क्वेश्चन में पूछा कि बताइए ए और ए प्राइम में, देखिए एक के साथ हम साफ क्लियर नजर आया प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है। कहता बताओ इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा सिर्फ इन साइंस को देखकर जब प्लस और माइनस को देखता है वो कहता हो ना हो तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन 180 डिग्री होगी। स्टूडेंट ये बहुत अहम नुक्ता है, एक बात याद रखिएगा, मैंने भी आपसे शेयर किया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी लाजिमन उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सलेशन भी प्रोड्यूस होगी। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि बताइए ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को पैदा कौन करता है, आप, मैं या ग्रेविटी? यकीनन ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, इसका मतलब बॉडी चाहे ऊपर जाए या नीचे आए ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है बच्चों। तो पता ये चला कि इन दोनों एक्सलेशंस की डायरेक्शन जो होगी वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब इन दोनों में एंगल जो होगा वो 180 नहीं होगा बल्कि 0 होगा। इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, आमतौर पे फौरन से पहले बच्चे यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो एक्सलेशन इज रिवीजन के लिए ऑलवेज अलोंग फोर्स, हेंस एज एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी इज डाउनवर्ड, सो बोथ जी और माइनस जी, मैं जी की बात करूं या माइनस जी की बात करूं, याद रखिएगा दे आर पॉइंटेड डाउनवर्ड, are they pointed downward, so they must have an angle that is equal to 0. They are parallel to each other. An object is shown, next question की तरफ चलते हैं। An object is shown upwards, object को upward show किया गया with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, तो आपको उसकी इनिशियल स्पीड गिवन है। How much time will it take to reach the maximum height? चले मैं आज आपको छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं। बच्चों हम डायरेक्टली स्पीड को देखकर बता सकते हैं कि कितनी देर के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। क्यों, कैसे? देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करें तो उसकी वेलोसिटी में हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड माइनस होता चला जाता है। बताइए अगर 100 उसकी बिगिनिंग में थी तो एक सेकंड के बाद कितनी रह जाएगी? आप फौरन बता सकते हैं सर 90 रह जाएगी, 2 सेकंड के बाद 80 रह जाएगी। इस तरह इसका मतलब यकीनन कॉमन सेंस की बात है कि 10 सेकंड लगने चाहिए उसको। आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी 100 से 0 हो चुकी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बेस्ड आ जाते हैं। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट कम्स डाउन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और सपोज करें उसको आपने सिर्फ छोड़ दिया था तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसके 0 थी। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे जस्ट लेट फ्री टू कम डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए आप जो इक्वेशन यूज करेंगे हाफ जी टी स्क्वायर होगी। यहाँ पे एस इज डायरेक्टली टी स्क्वायर where the time t is in seconds। आइए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इंजीनियरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये दोनों क्वेश्चन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। An object is allowed to fall freely, एक ऑब्जेक्ट है जिसे अलाउ किया गया टू फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। इसका मतलब वो नीचे आ रहा होगा, सपोज करें वो ऑब्जेक्ट है। अब जब वो नीचे आ रहा होगा तो साफ सी बात है कुछ टाइम बाद वो डिस्टेंस कवर करता रहेगा। सपोज करता हूं फर्स्ट सेकेंड में अगर हमसे पूछा जाए कि वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर उसने हमें कहा है कि बताइए वो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, हमने रेशियो निकालनी है। तो ये फॉर्मूलाज पर हम लोग आगे हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया। पहला डिस्टेंस निकालने के लिए
हमने टाइम t1 की जगह 1 सेकेंड पुट किया, आंसर आएगा 5 मीटर। जब सेकंड हिस्से से निकालूंगा 2 सेकंड्स का, तो मैं टाइम की जगह 2 सेकंड्स पुट करूंगा, आंसर मेरे पास 20 मीटर आ जाएगा। स्टूडेंट कैलकुलेशन बहुत आसान है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, इट्स वेरी सिंपल थिंग। तीसरा जो डिस्टेंस है 3 सेकंड्स का, वो भी आप t की जगह 3 सेकंड पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 45 मीटर। आप यहां पे प्लेस करेंगे, यहां पे रेशियो आ जाएगी 1:4:9, दैट इज योर आंसर। सो चार्ली इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका होता है और तमाम बच्चों ने तकरीबन इसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की होती है और उन्हें जुबानी याद होता, वो फौरन से पहले जवाब देते हैं। टेक्निकल पॉइंट ये है कि इसी का रेप्लिका एक और, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आ सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है और आप गलती कर सकते हो। वहां पे क्या होगा, सारी स्टेटमेंट वही होगी, सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन 1 सेकेंड की जगह हमारे पास आएगा फर्स्ट सेकेंड, 2 सेकेंड की जगह सिर्फ सेकेंड, यानी 2 सेकेंड नहीं, सिर्फ दूसरा सेकेंड उसका डिस्टेंस, और 3 सेकेंड की जगह हमारे पास सिर्फ थर्ड सेकेंड आएगा। अब इसको निकालने का, इसके कैसे इसको सॉल्व करना, बड़ा सिंपल सा मैथड। देखें, जो 1 सेकेंड था वही असल में फर्स्ट सेकेंड भी है, इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस वही होगा जो 1 सेकेंड का होगा। तो आपने यहां पे पहले तो 5 लिख दिया, ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने जस्ट राइट डाउन 5 मीटर, तो पहला आप लोगों ने मालूम कर लिया। ये 2 सेकेंड का है और ये 1 सेकेंड का है, तो अगर मुझे सिर्फ दूसरे का चाहिए तो मैं इसमें से 2 सेकेंड वाले में से 5 यानी 1 सेकेंड वाले को माइनस कर दूंगा। इसका मतलब 20 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा, 20 में से 5 जब माइनस होगा, देन आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट 15। मेरे पास 15 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये हमारे पास 3 सेकेंड्स का है, हमें सिर्फ तीसरे का चाहिए, तो मैं यकीनन इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। 45 में से जब 20 माइनस होगा, देन आई विल गेट व्हाट, तो मेरे पास आ जाएगा 25 मीटर। अब सिंपल सी बात है, 5 का टेबल चल रहा है 1, 3 और 5, तो दिस वुड बी द आंसर। सो 1, 3 एंड 5, दैट इज द अल्फा ऑप्शन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस स्लाइड के हवाले से बात थी, तो ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई होप दैट यू पीपल हैव लर्नड अ लॉट इन दिस। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, इसके यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको न्यूटन सेकेंड भी लिखा जाता है। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डेफिनेशन ये भी की जाती है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम के हवाले से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बेस्ड ही होते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट, एक टॉपिक है विच इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो याद रखिएगा, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का जो चेंज होता है उसे इफेक्ट टू टाइम अगर देखा जाए तो हमारे पास फोर्स आ जाती है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन हम यहां पे वो ये बात कर रहा है कि क्वेश्चन ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट W इज इक्वल टू, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है W इज इक्वल टू mg, उस पर सिर्फ mg फोर्स एक्ट कर रही है। और हम सब जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कोई और चीज नहीं बल्कि अप्लाइड फोर्स है। इसका मतलब जब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात कर ली है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कुछ और नहीं होगा, ग्रेविटी होगी। सो दिस इज द बेस्ट आंसर विच वी कैन गो फॉर। लास्ट टॉपिक हमारा इंपल्स आ गया। इंपल्स कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सो दिस इज हैविंग द यूनिट न्यूटन सेकेंड। वे बाज़ औक़ात कहा जाता है कि अगर बहुत बड़ी फोर्स लगे बहुत छोटे से टाइम के लिए तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा दैट इज इंपल्स। इसका मतलब असल में इंपल्स कुछ और नहीं है बल्कि दैट इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन मेरा कहना यही है कि फोर्स का लार्ज होना, टाइम का बहुत शॉर्ट होना ये जरूरी नहीं है। इंपल्स हर जगह मौजूद होगा, जब भी मोमेंटम चेंज होगा देयर इज इंपल्स विच इज प्रेजेंट ओवर देयर। स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। वी एंड अप ओवर हियर। ये हमारी फर्स्ट वीएन थी चैप्टर नंबर 3 की। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड अ लॉट। मजीद प्रैक्टिस के लिए आप हमारी प्रैक्टिस बुक में इस पर्टिकुलर डिवीजन पे जाइएगा, वहां पर आपको डिवीजन मिल जाएगी एंड यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।